क्या अमेरिका ईरान पर हमला करेगा? लेकिन ईरान ने भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जान से मारने की धमकी दी है और कहा है कि इस बार गोली सिर के आर पार होगी। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान भी मौजूद है, कर्नल दानवीर हमारे साथ मौजूद है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। सर, जिस तरीके से ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जान से मारने की धमकी दी है, पूरी दुनिया की नजरें इन दो मुल्कों पर पड़ी हैं। आप कैसे इसको देख रहे हैं? देखिए, ईरान के अंदर जो पूरा घटनाक्रम हुआ है उससे जो ईरानियन रजीम है वो बैकफुट पे है और उसको अपनी पब्लिक को ये बताना है कि हम बहुत मजबूत हैं और हम बहुत स्ट्रांग हैं, हमको कम मत आंका जाए और अभी भी हम सिचुएशन के कंट्रोल में है और अपनी लोकल ऑडियंस को समझाने के लिए कि हम अमेरिका के ट्रंप को भी चैलेंज कर सकते हैं, हम में इतनी ताकत है, इसीलिए ये बयान दिया लगता है। एज फार एज धमकी इज कंसर्न रियल टाइम में तो वो राष्ट्रपति ट्रंप का कुछ नहीं कर सकते। कोई आज की दुश्मनी नहीं है, पुरानी दुश्मनी है। अगर ऐसा कर सकते होते तो पहले कर चुके होते। तो जो सिक्योरिटी सर्विसेज है अमेरिका की वो काफ़ी स्ट्रांग है, इंटेलिजेंस सर्विसेज काफ़ी स्ट्रांग है, तो वो इतना आसान काम नहीं है। ये अपनी डोमेस्टिक पॉपुलेशन को खुश करने के लिए और यकीन दहानी दिलाने के लिए कि हम पावर में हैं और हम बहुत ही मजबूत हैं। सर, अगर ये हमला होता है, अमेरिका ईरान पर अगर हमला कर देता है तो जियो पॉलिटिक्स पर इसका क्या असर पड़ेगा? देखिए, सबसे पहली बात, ये हमला होना अब तय है। ये हमला होगा, कब होगा ये डिपेंड करता है। हो सकता है कि ये बिल्कुल तय है, बिकॉज इसके पीछे जियोपॉलिटिकल रीजंस हैं। अमेरिका के खुद के इंटरेस्ट अलाइंड हैं। ट्रंप जब से आए हैं सरकार के अंदर तब से उन्होंने डिसरप्शन डाला हुआ है। पैनामा हुआ, पैनामा के बाद में वेनेजुएला हुआ, वेनेजुएला के बाद में अब ग्रीनलैंड की भी बात कर रहे हैं और इसी बीच उन्होंने ईरान के ऊपर भी नजरें गड़ा के रखी है। और अभी नहीं, बीते वर्ष गर्मियों के अंदर जब उन्होंने बमबारी करी थी इजराइल के साथ मिलकर, तब भी उसका कारण क्या था? उसका कारण यही था कि वो ईरान की रजीम को कमज़ोर करना चाहते थे, लेकिन उस समय ऐसी परिस्थितियां पूरी तरह नहीं बनी थी और अब परिस्थितियां ऐसी बनती नजर आ रही हैं, लेकिन अभी पूरी तरह बनी नहीं है। फिर भी बने, तो थोड़ा समय लग सकता है। लेकिन वो रजीम चेंज करना बहुत ज़रूरी है अमेरिका के लिए, इजराइल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और अगर ट्रंप का अमेरिका इज टू बी ग्रेट अगेन, तो ये उसके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। सर, तो ये करेगा ही करेगा। तो थोड़ा सर इसके लिए हिस्ट्री में जाना जरूरी होगा, फिर हम और सवाल पूछेंगे। जो दुश्मनी है, ये दुश्मनी की जड़ आप बताइए। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो अयतुल्ला खामेनी जो ईरान के सुप्रीम लीडर है, पिछले 47 सालों से वो सत्ता में है जी। तो ये विद्रोह की जो चिंगारी देश के भीतर है और जो अमेरिका की दुश्मनी है, सर जल्दी से आप इसको बताइए। देखिए, एज फार एज अमेरिका इज कंसर्न, 1979 में जब ईरान का रेवोल्यूशन हुआ था तो रेवोल्यूशनरीज ने यूएस एम्बेसी के ऊपर कब्जा कर लिया था और वहां पर बंधक बना लिए थे। अच्छा। अमेरिकन सोल्जर्स, अमेरिकन डिप्लोमेट्स वहां पर बंधक बना दिए थे और 144 डेज तक वो बंधक रहे। इस दौरान जिमी कार्टर राष्ट्रपति थे और उन्होंने इन बंधकों को छुड़ाने के लिए डेल्टा फोर्स, जो उनकी स्पेशल फोर्सेस है, उनका इस्तेमाल करके छुड़ाने का प्रयास किया, लेकिन वो बहुत ही ज़बरदस्त फेलियर में तब्दील हुआ। उनका एक हेलीकॉप्टर मार गिराया गया, उनके सर्विसमैन मारे गए और उसमें एक सिविलियन भी मारा गया था उस पर्टिकुलर ऑपरेशन में, जो नाकामयाब रहा। और 145 डेज़ के बाद में अग्रीमेंट हुआ, तब जाके ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने उन बंधकों को छोड़ा। तो ये कहीं ना कहीं उनके अंदर एक, अमेरिका के अंदर एक बहुत पुरानी ठेस है और ये तो एक उसका बैकग्राउंड है। लेकिन जहाँ तक ईरानियन पब्लिक का सवाल है, हाँ, जो खामेनी के खिलाफ गुस्सा है, हाँ, खामेनी के खिलाफ गुस्सा है और खामेनी के साथ भी खड़े हो जाते हैं। ये दोनों चीज़ें देखने को मिलती हैं। आपने जब न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस के ऊपर बमबारी देखी आपने अमेरिका की और इजराइल की, तब यही लोग जो आज प्रदर्शन कर रहे हैं पूरे के पूरे खामेनी के साथ खड़े थे। उसका कारण ये है कि ईरान की अगर हिस्ट्री देखेंगे तो जब ईरान के शासकों ने वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ अलाइन किया है, उनका हश्र बुरा हुआ है। यही कारण था शाह ऑफ ईरान को हटाने का, क्योंकि शाह ऑफ ईरान ने ब्रिटिश और अमेरिकन को अपने तेल के कुएं जो है गिरवी रख दिए थे और वो था असली गुस्सा। और उस गुस्से को भुनाया था खमेनी ने और रिलीजन का तड़का लगाकर और उसको एक रेवोल्यूशन में तब्दील करके शाह ऑफ ईरान को वहां से भगा दिया। और यही वजह है कि इतने सालों तक ये काम और उससे पहले 19वीं सदी में नसरुद्दीन शाह एक वहां के शासक थे। उन्होंने ब्रिटिश
गवर्नमेंट को 50 साल का टोबैको का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया था बताइए। और उनका असैसिनेशन हो गया था। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि जब जब वहाँ पर वेस्टर्न अलायंस वाली कोई सरकार आती है तो वहाँ के लोग खुश नहीं हैं। वो एक बहुत ही पावरफुल, खुद मुख्तार और बहुत ही अनख वाला जो एक मुल्क है, वहाँ की पब्लिक जो है, तो वो किसी भी हालत में वेस्टर्न कंट्री का डोमिनेंस नहीं पसंद करेगी। इसीलिए ये देरी भी लग रही है। बाय द वे, इस हमले में देरी भी लगने का कारण ये है कि अगर ये हमला करे और पूरा रेवोल्यूशन ही पलट जाए और फिर से खमेनेई के साथ खड़े हो जाए तो क्या होगा? ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बिल्कुल, तो ये मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी नजरें तो गड़ाए बैठे हैं लेकिन हिस्ट्री नहीं पता थी, और जो कर्नल दानवीर ने बताया थी बहुत सारे लोगों को हिस्ट्री भी मालूम चल गई होगी। लेकिन अगर हम भारत के लिहाज से देखें तो अगर ये वॉर होती है तो भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर ये समझनी होगी कि जब अमेरिका परस्त सरकार थी शाह ऑफ ईरान की, तब भारत के साथ ईरान के कैसे संबंध थे? भारत के साथ संबंध अच्छे नहीं थे। 1971 के युद्ध में ईरान ने पाकिस्तान का समर्थन किया था। शाह ऑफ ईरान का जो मौक़िफ़ था कश्मीर को लेकर वो बहुत ही आक्रामक रहा है। और अब अगर हम सोचते हैं कि आयतुल्लाह खोमेनी की सरकार हटेगी और फिर से कोई लिबरल सरकार आएगी जो ऑब्वियसली अमेरिकन साइड की तरफ टिल्ट कर रही होगी, तो वो आपके लिए खुशखबरी नहीं होगी। आपका बहुत इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक कॉरिडोर ईरान से निकल रहा है जो सेंट्रल एशिया के लिए भी जा रहा है और यूरोप के लिए भी जा रहा है, वो एकदम ठप हो जाएगा। क्योंकि अभी वाली जो सरकार है वो प्रो चाइना, प्रो रशिया है और भारत के संबंध रशिया के साथ बहुत अच्छे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इशू होगा। बासमती राइस भारत का अगर सबसे ज़्यादा कोई ख़रीदार है तो वो ईरान है। इसी तरीके से बहुत सारे रिलेशन ईरान के साथ हमारे हैं, वो ख़राब हो जाएंगे। तो एज़ फार एज़ इंडिया इज़ कंसर्न ये एक अच्छी खबर नहीं होगी। ये देखिए, तो भारत के लिहाज से तो ये अच्छी खबर नहीं होगी। और अगर हम देखें, क्योंकि सर जब रूस यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ था तो ये कहा जा रहा था, एक्सपर्ट्स ने कहा था कि यूक्रेन बहुत पावरफुल नहीं है, ये युद्ध बहुत लंबा नहीं चलेगा, हफ्ते में 10 दिन में घुटने टेक देगा। सालों बीत गए, तो क्या अभी भी हम अमेरिका और ईरान के आगे ईरान को कम आंक रहे हैं? देखिए, ईरान को बिल्कुल कम नहीं आंक रहे और यही कारण है कि अभी तक इतने सालों तक इतनी किरकिरी होने के बावजूद अमेरिका ने हिम्मत नहीं करी ईरान के अंदर दखल देने की। उसका कारण यही है, बिल्कुल कम नहीं आंक रहे। बूट्स ऑन द ग्राउंड अगर ईरान की धरती पर अमेरिका या कोई भी मुल्क रखेगा उसका बुरा हाल हो जाएगा। क्योंकि जैसा मैंने बोला कि बहुत ही प्राउड नेशन है, बहुत ही रिच उसकी हिस्ट्री है, 5000 साल से भी ज़्यादा की उसकी हिस्ट्री है। आज तक वो कभी वैसे गुलाम नहीं हुआ। तो ये सारे फैक्टर्स हैं, तो वो इतनी आसानी से गिव अप कर देंगे ऐसा नहीं है। और जहाँ तक मिलिट्री ऑपरेशन का सवाल है, मिलिट्री ऑपरेशन जो होगा विदाउट बूट्स ऑन ग्राउंड होगा। वेक्टर्स का इस्तेमाल होगा, यानी कि मिसाइल्स का इस्तेमाल होगा, बम वर्षकों का इस्तेमाल होगा और लॉन्ग डिस्टेंस फायर पावर का यूज़ होते हुए वहाँ पर रिजीम को कमज़ोर किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज है कि ये रिजीम हटती है, कमज़ोर होती है, तो उसके बाद कौन? तो उसके बाद कौन का ये जो सवाल का जो जवाब है ये अमेरिका नहीं दे पा रहा है। बातें ये भी चल रही थी कि जो शाह ऑफ ईरान के जो सुपुत्र हैं रज़ा पहलवी जो है वो शायद बनेंगे, लेकिन उनकी भी इतनी पकड़ नहीं है क्योंकि उनको प्रो अमेरिका इतना ज़्यादा देखा जा रहा है कि वो अमेरिकन पब्लिक उनको एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो एक ये भी इशू है। और अगर वहाँ पर रजीम कम होती है, कमज़ोर होती है और आयतुल्लाह खोमेनी की सरकार वहाँ से हटती है, जो कि हटेगी, ये मेरे को पक्का विश्वास है कि हटेगी। वो फिर खामेनी जो है बाहर जा सकता है। हाँ, जो भी हो बाहर जाए या उसको वहाँ पर फिनिश कर दिया जाए, वॉट एवर इट इज़। तो एक बड़ी समस्या ये भी है कि ईरान के अंदर छोटे छोटे सब नेशनैलिटीज़ हैं जो अपने आप को आज़ाद होना चाहती हैं, जैसे बलूच हैं, जैसे कुर्द हैं। तो अगर सेंट्रल पावर तेहरान में कमज़ोर होती है तो इंटरनल वॉर भी छिड़ सकता है, जो कि पूरी दुनिया के लिए सही नहीं होगा। देखिए, इराक आज तक सेटल नहीं हो पाया, सीरिया अभी भी अपने आप को कोशिश कर रहा है कि वो सेटल करे, हो जाए। और बाकी तो सब ठीक है। इसमें एक शिया एंगल भी है। हाँ बिल्कुल। आयतुल्लाह खोमेनी के पक्ष में भारत में कारगिल के अंदर इतना बड़ा जुलूस निकल गया, कोई लेना एक ना लेना दो, लेकिन आपके इमोशंस उसके साथ रेजोनेट करते हैं। तो भारत के अंदर एक साइजेबल शिया पॉपुलेशन है और शिया क्रेसेंट की बात करें तो लेबनान, सीरिया, इराक
और ईरान और पाकिस्तान से होते हुए आप इंडिया तक आइए तो यहाँ पर सब जगह पर शिया की पॉपुलेशन काफ़ी साइजेबल है। और ईरान को छोड़कर बाकी जो शियाज हैं वो अपने आप को अलाइन करते हैं आयतुल्लाह खुमैनी के साथ में। तो अगर ये गड़बड़ होती है तो कहीं ना कहीं एक ये भी इशू लोगों को चैलेंज के तौर पर प्रस्तुत होगा। बिल्कुल, तो यहाँ पे आप बहुत इंपॉर्टेंट बता दें। अच्छा, क्योंकि जब भी दो मुल्कों के बीच में तनाव होता है, युद्ध होता है, तो दुनिया दो हिस्सों में बढ़ जाती है। आपने बताया कि अभी अगर हम देखें तो ईरान के साथ अगर हम ताकतवर मुल्कों की फ़ौज की बात करें, अगर मैं गलत नहीं हूँ, चाइना, रूस, और अगर हम सुन्नी मुल्क की बात करें, अगर सुन्नी मुल्कों की बात करें तो सुन्नी मुल्कों में कतर उनके साथ है। कतर है। और लेकिन सऊदी अरेबिया और यूएई भी नहीं चाहते कि इतना ज़्यादा अस्थिरता पैदा हो जाए उनके रीजन में, क्योंकि बस कुछ ही दूरी पर ईरान है। तो कहीं ना कहीं उनको ये लगता है तो कि अमेरिका के पास बनस्पत अगर हम ईरान से कंपैरिजन करें, ज़्यादा ताकतवर मुल्कों की फ़ौज है। अरे ताकतवर बहुत है ना। तो रशिया इस स्थिति में है कि वो इंटरफेयर कर पाए। क्या रशिया सीरिया के दौरान इंटरफेयर कर पाया? नहीं कर पाया। क्या चीन कर पाया? नहीं कर पाया। दोनों के दोनों सीरिया के बहुत अच्छे मित्र थे और रशिया का तो वहां पर बेस भी था, तो फिर भी नहीं कर पाए। तो कहने का मेरा मतलब है कि वो बाकी सब कमज़ोर है। और अमेरिका, मैंने पहले बोला कि ट्रम्प का वो है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन सिर्फ और सिर्फ टैरिफ लगा के और जॉब्स और वो सब ये कहानी के इकट्ठा करके नहीं है, वो मिलिटरीली अपने आप को मैनिफेस्ट करने से भी लेकिन सर, जो आपने पूरा बताया, अगर हम उसका निचोड़ निकालें तो अमेरिका अगर ईरान पर, जैसा कि आप कह रहे हैं कि हमला होगा, अब कब होगा ये तय नहीं है, थोड़ा समय इसमें लग सकता है, तो इससे अमेरिका को क्या क्या फ़ायदा होगा? अमेरिका को बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। अमेरिका की पॉलिसी समझिए, अमेरिका ने वेस्टर्न हेमिस्फीयर में जहाँ जहाँ चाइनीज़ और रशियन वर्चस्व बढ़ता दिख रहा था वहाँ पे उसने ज़ीरो कर दिया, नलीफाई कर दिया। वेनेजुएला, पनामा, क्यूबा को धमकी दे दी। ग्रीनलैंड के आसपास आर्कटिक के इलाके के अंदर वो अपनी सैन्य उपस्थितियाँ बढ़ा रहा था। अब ग्रीनलैंड को चेतावनी है। तो बेसिकली उसने अपना पूरा वेस्टर्न हेमिस्फीयर सिक्योर कर लिया। यूरोप को बोल दिया कि तुम अपनी लड़ाई खुद लड़ो, तुम्हारे पास बहुत पैसे हैं, अपना डिफेंस बजट बढ़ाओ और तुम लड़ो, मैं तुम्हारे चक्करों में नहीं पड़ूंगा, मेरे को अपना देखना है। और मिडिल ईस्ट के अंदर अगर कोई तकलीफ दे रहा है तो वो ईरान दे रहा है। बाकी सारे का सारा सुन्नी वर्ल्ड अभी अलाइंड है अमेरिका के साथ में। इजराइल के साथ में अब्राहम अकॉर्ड हो रखा है और इसको भी निकालेगा तो नेचुरल सी बात है कि अमेरिका से लेके पूरा यूरोप और आपका मिडिल ईस्ट तक अमेरिका का बोलबाला रहेगा। और फिर वो मजबूती के तौर पर मजबूती से चीन का भी मुकाबला कर पाएगा और रूस का भी मुकाबला कर पाएगा। और याद रहे कि अमेरिका का मेन एडवर्सरी और लॉन्ग टर्म दुश्मन चीन है। तो ये पूरी जो खेमाबंदी और जो जियोपॉलिटिकल मूवमेंट हो रहा है, ये चीन को मतलब आगे आने वाले 50 सालों के लिए तैयारी हो रही है। तो मतलब कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना वाली बात बिल्कुल। पहले अपने घर को साफ किया जा रहा है, अपने इलाके को साफ किया जा रहा है। और भाई इट इज ऑल माइट इज राइट, और माइट और राइट का समीकरण बिठाते हुए ये पूरा काम हो रहा है। जैसा कि खबरें आ रही हैं, मैं पढ़ भी रही हूँ कर्नल दानवीर की, यूएसएस लिंकन के अलावा 2 और ताकतवर समुद्री हथियार ईरान की ओर अमेरिका ने रवाना कर दिए हैं। क्या ये सिर्फ खबरें हैं? लेकिन क्योंकि अमेरिका ने अभी तक इस पर औपचारिक तौर पर कुछ भी नहीं कहा। इस पर औपचारिक तौर पर कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े युद्धपोत हैं। अब्राहम लिंकन एक एयरक्राफ्ट कैरियर है और इसकी बहुत चर्चा भी हो रही है। वॉरशिप्स जो हैं साउथ चाइना सी और पैसिफिक से भी इधर मोबिलाइज किए गए हैं। तो जब ये मोबिलाइजेशन होगा तो मेडिटेरेनियन के अंदर भी होगा, इंडियन ओशन के अंदर भी होगा। तो ये मोबिलाइजेशन में टाइम लगेगा। ये कोई एरोप्लेन नहीं है कि 10 घंटे में, 5 घंटे में, 3 घंटे में पहुंच जाएंगे। इनको 2-2, 4-4 दिन, हफ्ता लगेगा। उसके बाद में वो उनकी रिप्लेनिशमेंट होगी। तो इट विल टेक टाइम। नेवल पावर को बिल्डअप होने में टाइम लगेगा। और जब एक बार बिल्ड हो जाएगा, जब ट्रम्प के पास में बहुत सारे ऑप्शंस होंगे ईरान के अंदर इंटरवीन करने के, तब वो अप्रोप्रिएट डिसीजन लेंगे। और इन द इंटरवीनिंग पीरियड, जब तक उसकी सैन्य शक्ति पूरी तरह से असेंबल नहीं हो जाती, रेडी फॉर एक्शन, तब तक ये डिप्लोमेसी और ये इस तरीके की बातें चलेंगी, थोड़ा मनूवरिंग होगी और प्रयास जरूर किया जाएगा कि डिप्लोमेटिकली इस चीज़ को सॉल्व कर लिया जाए। लेकिन जैसा आपने शुरू में बोला कि ट्रंप के पार गोली पार करने का उनका विचार है, तो लग नहीं रहा कि डिप्लोमेसी भी कोई ज़्यादा रंग ला पाएगी, क्योंकि एक तरफ अमेरिका है, वो नहीं चाहता कि आयतुल्लाह की सरकार बनी रहे। मतलब जितने ये डायलॉग्स की बात हो रही है, ये सिर्फ बात बनती हुई नहीं दिख रही है। दे आर बाइंग टाइम।
टाइम, मतलब पूरी तरीके से प्लानिंग करने में। अच्छा, इसका असर तो, क्योंकि जैसा हम बार बार जिक्र कर रहे हैं कि ये दो मुल्कों के बीच में लड़ाई नहीं होती है, इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। एक तो सर महंगाई बढ़ना तय है, इसके अलावा आम लोगों को क्या फ़र्क पड़ेगा इस युद्ध से? अगर जो खबरों में जो आया है, जो सुन्नी वर्ल्ड है, स्पेशली सऊदी अरेबिया, यूएई और ओमान भी, ये अमेरिका के पास गए कि भैया अगर ये युद्ध होगा तो हमारी प्राइसेस के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, ऑयल के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, मिडिल ईस्ट से उनकी जो ट्रेड पर फ़र्क पड़ेगा ऑयल के, क्योंकि जाहिर सी बात है जब इलाका अस्थिर हो जाएगा तो ट्रेड रशियन ऑयल का होगा, ट्रेड साउथ अमेरिकन ऑयल का होगा, यहाँ पर आने से लोग कतराएंगे, तो ये एक इम्पैक्ट होगा। तो ये भी एक इशू है। और अगर ऐसा होगा तो जाहिर सी बात है कि आपके तेल की कीमतें बढ़ेंगी, क्योंकि वो तेल जो आप सऊदी अरेबिया से लेके आते थे, फ़र्ज़ करिए कि 1000 रुपये का तेल लेके आते थे, अब आप वेनेजुएला और उधर से जाके तेल लाएंगे या रशिया से तेल लाएंगे तो वो तो फिर उसके फ्रेट चार्जेस और वो तो महंगा पड़ेगा ना। और अगर आप रशिया से लेके आएंगे तो आपके ऊपर टैरिफ पड़ेंगे। तो आप चारों तरफ से फंसे हुए से नज़र आ रहे हैं इस मामले में। एज़ फार एज तेल इज़ कंसर्न तो आपकी प्राइसेस तो बढ़ेंगी गोल्ड प्राइसेस, और गोल्ड है ना, आपके लिए तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि गोल्ड प्राइसेस बढ़ जाएंगी। गोल्ड प्राइसेस, और जैसा कि एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं, क्योंकि ये पूरा असर जो है, देखिए जैसे हम चाहे हम गोल्ड की बात करें तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं उसके लिए, और इसका जो ये जियोपॉलिटिकल हम असर की बात कर रहे हैं, देखिए बहुत सारी इसमें चीज़ें आती हैं। सर हमने ये तो बता दिया कि आपने जिस तरीके से बहुत ही आसान भाषा में हमारे दर्शकों को बताया है कि इसका असर क्या होगा, लेकिन ईरान अमेरिका को कितना नुकसान पहुँचाएगा? ईरान अमेरिका को बहुत लिमिटेड तौर पर नुकसान पहुंचा सकता है। ईरान का जो एलाई है वो इज़राइल है, और इज़राइल के ऊपर नुकसान पहुंचा सकता है। अमेरिका के बहुत सारे बेसेस हैं मिडिल ईस्ट में, वहाँ पर सर्विसमैन को नुकसान पहुंचा सकता है। आत्मघाती हमलों के ज़रिए अगर वो चाहे तो अमेरिका के अंदर सुसाइड बॉम्बिंग कर सकता है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकता है। और अगर इसको बहुत एक्सट्रीम पर लेके जाएं, बहुत एक्सट्रीम पर लेके जाएं, क्योंकि ईरान के पास में एनरिच्ड यूरेनियम है, वो बॉम्ब तो नहीं बना पाया है, लेकिन डर्टी बॉम्ब का इस्तेमाल करके बहुत बड़ी समस्या ज़रूर खड़ी कर सकता है इज़राइल के लिए। और कहीं ना कहीं ये इशू भी परेशान कर रहे होंगे अमेरिकन प्लानर्स को और इज़राइल को। और इस पूरे बीच में हमने इज़राइल की बात नहीं करी, इज़राइल ने भी टाइम मांगा है। एज़ पर टाइम्स ऑफ इज़राइल में पढ़ रहा था, और उसमें ये संकेत देता है वो समाचार पत्र इज़राइल का कि उसने भी अमेरिका को बोला है कि थांबा, थोड़ा धीरे काम करो, क्योंकि वो अभी तैयार नहीं है। यानी कि अभी इज़राइल भी तैयारी में लगा हुआ है। तो एज आई सेड, चाहे वो अमेरिका की नेवल फ्लीट्स हो या इज़राइल की डिफेंसेस हो, इनको भी उस लेवल तक तैयारी करने में टाइम लगेगा। मोसाद CIA अपना काम ईरान में कर रहे हैं। सो बहुत सारी चीज़ों का तालमेल चल रहा है, और जब ये सारी चीज़ें सही मायने में अलाइंड होंगी तब जाके ये ऑपरेशन होगा। इसमें 10 दिन भी लग सकते हैं और 10 महीने भी लग सकते हैं। तो इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड मैटर। इट इज़ नॉट कि चलो भाई कल फिर हमने हमला कर दिया, तो ऐसे नहीं है, यलगार हो वाला ज़माना नहीं है। बिल्कुल। आखिरी मेरे 2 छोटे छोटे सवाल आपसे होंगे कि इसमें आपने बताया कि ये इसको हम पूरे सिनेरियो को इस तरीके से समझें कि ये जो समय लग रहा है, जो हम लगातार खबरें देख रहे हैं कि अब हमला होगा, सिर्फ ये समय लिया जा रहा है तैयारी के लिए? हाँ बिल्कुल, एब्सोल्युटली तय, क्योंकि किसी ने ये उम्मीद नहीं करी थी कि अचानक से इतने बड़े लेवल पर एंटी खमेनाई, एंटी रेवोल्यूशन, एक काउंटर रेवोल्यूशन टाइप खड़ा हो जाएगा, और ये स्थिति डेवलप हुई है। अब इस स्थिति को इनकैश करना है, उस स्थिति का फ़ायदा उठाना है, तो एक जल्दबाजी में फ़ायदा उठाया जाए और ताबड़तोड़ बगैर सोचे हमला कर दिया जाए तो फिर नुकसान जल्दी होगा। से लास्ट में आखिरी कमेंट आपका क्या रहेगा इस पर? हमारा कमेंट ये रहेगा कि भारत को अपने तेल के विकल्प पूरे और तलाशने चाहिए, और अपनी इकोनॉमी के ऊपर फोकस रखना चाहिए, और जो अपनी जो सिया पॉपुलेशन है उसको प्लेकेट करने के लिए कदम उठाने चाहिए, और सिचुएशन को और बेहतर तरीके से इंटरनली मैनेज करना चाहिए। चलिए, आप लोग क्या इस पर सोचते हैं, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कुछ आपके मन में सवाल हैं वो भी आप पूछ सकते हैं। सर, आप स्टूडियो में आए, इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपने दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी, आपका भी शुक्रिया, थैंक यू। और आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।